नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, वहीं दूसरी ही तरफ बिहार की 40 लोकसभा सीटें और इसके अलावा बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की सीटों के बारे में, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। इन तीनों ही राज्यों के साथ साथ ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सियासी पकड़ को मजबूत बनाने में बीजेपी एक बार फिर से जुट गई है और जीत हासिल करना चाहती है और साफ तौर पर डंके की चोट पर कह रही है कि अब की बार 400 का पार। क्या 400 का पार आंकड़ा बीजेपी इस बार हासिल कर पाएगी या फिर नहीं, ये सवाल बेहद अहम है। ऐसे में देखा जा रहा है कि हर एक चरण से पहले किस तरह से चुनावी ताल ठोकी जा रही है हर एक नेता की तरफ से। इसी लिस्ट में नाम शामिल है श्रीमंत कहे जाने वाले, राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। सिंधिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। गुना सीट से वह चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट पर लंबे वक्त तक वर्चस्व देखने को मिला है, कब्जा देखने को मिला है सिंधिया के परिवार का। क्या इस बार सिंधिया बाजी मार पाएंगे या नहीं, सवाल काफी अहम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश, ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है। सिंधिया गुना सीट से 2019 में चुनाव लड़ते हैं। देखा जाता है कि सिंधिया हार जाते हैं और अब सिंधिया उस हार का हिसाब लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? श्रीमंत जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वह एक तरफ देखा जाए तो राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, कहीं ना कहीं पारिवारिक लिहाज से वह कमजोर पड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मां है इस वक्त दिल्ली के एम्स में एडमिट हैं और ऐसे में वह मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार को छोड़कर दिल्ली चले आते हैं दौड़े दौड़े, क्योंकि उनकी मां बीमार है, जिन मां के आशीर्वाद को लेकर वह हर दिन चुनावी प्रचार के लिए निकलते हैं। देखिए प्रांशी, यहाँ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें या फिर केंद्र की राजनीति की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत छोटी उम्र में, छोटे कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई है। मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश चले जाते हैं, वहां डिप्टी सीएम रहते हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। कमलनाथ से दो हाथ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने मेहनत की और मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत में लाने का काम किया, लेकिन इसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं कमलनाथ को चला जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी पहचान के मोहताज नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में 2019 में जो हार का सामना उनको करना पड़ा केपी यादव से, वो एक अहम कड़ी थी। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा नजर आया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका सियासी वर्चस्व जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी हाईकमान जिस तरीके से चिर परिचित अंदाज में दिग्गज नेताओं की यहाँ पर जो वहां पर ताजपोशी होती है और जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, वही परंपरा लगातार जारी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उन्हें सियासी ताकत दी जाए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बार बार उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और प्रियंका गांधी जिस तरीके से उन्हें हर बार गद्दार कहकर पुकारने लगी हैं, जब से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, उस वक्त से वो कांग्रेस पार्टी पर और अधिक यहाँ पर कहीं ना कहीं हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आपने बात की उनकी माता की, जिनकी तबीयत यहाँ पर खराब नजर आ रही है, स्वास्थ्य कारणों के चलते लगातार लंबे समय से वो है परेशानियों का सामना कर रही हैं। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव के वक्त पर ऐसी परिस्थितियों में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना, लोगों के लिए यहाँ पर जीत दर्ज करने के यहाँ पर तमाम जो सपने लेकर के चल रहे हैं, उन सपनों को आगे बढ़ाना वाकई चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे जो है कहीं ना कहीं फैमिली के क्राइसिस को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए पूरी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। खुद के लिए भी ये चाहते हैं कि उन्हें गुना जो है सीट जहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से जीत हासिल होगी। देखिए, यहाँ पर गुना सीट को लेकर दिनेश ने जिस तरह से अपनी बात रखी है सिंधिया को लेकर, यादवेंद्र सिंह यादव जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, राव यादवेंद्र सिंह। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है। केपी यादव बीजेपी की तरफ से रहे 19 में और सिंधिया रहते हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सिंधिया हार जाते हैं और इस बार बीजेपी ने बेहद बड़ा फैसला लिया है कि सिंधिया पर उन्होंने दाव लगा दिया कि सिंधिया कांग्रेस
कांग्रेस से आए हैं, तो सिंधिया पर दाव लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़ते आए, जीत हासिल करते हुए नजर आए। अपने पिता के गुजर जाने के बाद एक हादसे में उनके पिता की जान चली गई और इस सीट पर तब उपचुनाव होते हैं और उस वक्त सिंधिया जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं और उसी विरासत को बचाए रखने की कोशिश में सिंधिया एक बार फिर से हैं कि हार का जिस तरह से सामना किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं इस बार उन्हें सीट से जीत हासिल करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे आपको प्रियदर्शनी सिंधिया के बारे में। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया जो सिंधिया को लेकर साफ तौर पर अपनी बात रखी, कहती हैं कि जब महाराज यहाँ आते थे तब मैं बोलती थी कि क्यों जा रही हैं। महाराज कहते थे कि उनके पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, उनका काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर महा आर्यमन सिंधिया है जो सिंधिया के बेटे हैं कि जो समस्या है उसका हल मैं खुद लेकर आऊंगा। सिंधिया परिवार का आपसे राजनीति का हल नहीं, दिल का रिश्ता है। सिंधिया परिवार ने हमेशा इस क्षेत्र की सेवा की है। इस तरह से उनकी पत्नी भी मैदान में है, खुद भी मैदान में है वह, और साथ ही साथ बेटे भी। सिंधिया कहते हैं आपका और हमारा खून का रिश्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जीता तो आपकी रखवाली के लिए जीता है। संकट के समय सिंधिया परिवार का जो मुखिया है हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। यहाँ पर सिंधिया का एक भाषण भी आपको सुना देते हैं कि कैसे वह चुनावी ताल ठोक रहे हैं, देखिए जरा। आगामी 7 तारीख को प्रजातंत्र का पर्व है, मतदान का दिन है। मेरा आप सभी से विनम्र पूर्वक निवेदन है कि 7 तारीख को जरूर अपना मतदान करें, पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, ताकि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर का विकास और प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम सब मिलकर गुना, शिवपुरी और अशोकनगर का विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाए। आपके आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका स्नेह का आपका आकांक्षी ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रधानमंत्री ने आपके घर में राशन पहुंचाया हो, जिस प्रधानमंत्री ने आपके घर में एक एक घर में आवास बनाया हो, जिस प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दिया हो, आप उस प्रधानमंत्री का साथ दोगे? हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो। एक एक वोट 7 तारीख को डलेगा। पूर्ण बहुमत के साथ डलेगा। एक वोट नहीं छूटेगा। गर्मी का मौसम है, जल्दी सुबह जाके वोटिंग करेंगे। हाथ उठाओ, कमल का फूल बनाओ और एक एक वोट 7 तारीख को डलेगा पूर्ण बहुमत के साथ। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, हमारा प्रयास, और होगा गुना मुंगावली का कई गुना। अब यही देखना होगा कि सिंधिया वाकई में यहाँ से जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। आखिरी सवाल रहेंगे दिनेश यहाँ पर, सिंधिया की अगर यहाँ से जीत हो जाती है तो एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में उनकी जगह तय मानी जा सकती है। अगर सिंधिया यहाँ से हार जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी आलाकमान का फैसला क्या कुछ हो सकता है? देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरीके की यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा था प्रांशीय मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने ये आरोप भी लगाया कि उन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, और ये खबरें हम बार बार सुनते आ रहे हैं। ग्वालियर की विशेष तौर पर बात की जाए, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन बातों का असर कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर से राजनीति का महाराज बनाने की कोशिशें की जा रही है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं। केपी यादव जिन्होंने उनको हराया था वो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यदि देखा जाए तो राव यादवेंद्र सिंह कड़ी चुनौती जरूर पेश करेंगे, क्योंकि इस बेल्ट में यहाँ पर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी लगातार देखी जाती रही है और यादव वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में रहता है। उस यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन देखा जाए तो 2024
2024 का लोकसभा चुनाव जो कि मोदी में यहाँ पर भाजपा करके फिर से जीतना चाहती है, और उसमें यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी जीत के यहाँ पर आसार अधिक नजर आ रहे हैं, वो जीत दर्ज करते हैं तो वाकई में केंद्र की सत्ता में फिलहाल देखा जाए तो एक बड़ा कैबिनेट मंत्रालय उनके पास है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो वाकई बड़ा मंत्रालय उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ यदि हार होती है तो भी मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में ही अब बने रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर तीखे हमले किए हैं, और मेरे ख्याल से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस में नहीं जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हार की बात जो की जा रही है, इसकी जो संभावनाएं हैं वो कम है, और जीत की संभावना यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की शख्सियत को देखते हुए, उनकी परिवार की मेहनत को देखते हुए ज्यादा दिखाई दे रही है। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से कैसे कमाल करके दिखाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि 7 मई को इस सीट पर मतदान होने वाले हैं। न सिर्फ इस सीट पर बल्कि मध्य प्रदेश की कई सीटों पर मतदान होंगे, जिनमें विदिशा सीट भी है जहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। देखते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है। राजस्थान से सचिन पायलट भी मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, और सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं बार बार कि इस बार डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने काफी बड़े बड़े वादे यहां पर किए हैं, और सचिन पायलट के नारे उनकी रैली में लगातार वहां पर लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पायलट पूरी तरीके से एक बड़ी रणनीति के तौर पर यहां पर उतरते हुए नजर आए हैं। आपको जानकारी दे दें कि सचिन पायलट ने यह तक कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर जीत हासिल करेगी। पहले 29 की 29 बीजेपी के पास चलेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहे हैं जब हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर सचिन पायलट की मौजूदगी कितना सियासी असर दिखाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।